इस वीडियो में हम वर्क एजुकेशन का यूनिट 3 पढ़ेंगे, जो कि आपके सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसका यूनिट 1 और 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को। इसका नाम है कार्य शिक्षा का आकलन और मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन आप पहले भी जानते हैं, इवैल्यूएशन का क्या मतलब है। सिर्फ वर्क एजुकेशन ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं डीएलएड में, चाहे फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो इवैल्यूएशन वहाँ मतलब हर जगह ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप पढ़ाते हैं उसके बाद उस बच्चे ने उसे कितना पढ़ा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ये जानना हर टीचर, जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट टीचर को बहुत ही ज़रूरी होता है जानना कि बच्चे ने किस हद तक चीज़ों को सीखा और कहाँ पर बच्चों को कमियाँ आई। तो पूरा जो आपका यूनिट है वो इसी पर, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन पर बेस्ड है। तो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है सतत और व्यापक मूल्यांकन। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जैसे शॉर्ट फॉर्म में CCE भी कहते हैं। तो इन दोनों टर्म को समझने से पहले मैं थोड़ा सा मूल्यांकन के बारे में बताती हूँ। और पेपर में भी जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो चाहे वो सतत व्यापक मूल्यांकन आपसे पूछे, उससे पहले आप बताएंगे कि सिर्फ मूल्यांकन क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होते हैं। तो मूल्यांकन क्या होता है भाई, कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ क्लासरूम में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है या जो लर्निंग प्रोसेस है हमारा, उसके साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, कि बच्चा किस गति से सीख रहा है, अवधारणा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, ज्ञान उसको नॉलेज हो रही है, अभिवृत्ति मोटिवेट हो रहा है, कौशल व्यवहार उसमें स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है, और एक्सपीरियंस आदि को जानने के लिए क्या करते हैं हम, योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्यों का संकलन करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और व्याख्या करके लास्ट में सुझाव देते हैं। और ये होती है हमारी मूल्यांकन। बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिख के नहीं आनी, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाई गई डेफिनेशन है। इसका मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि आप समझ सको कि शब्दों को कैसे यूज़ करना है जब आप मूल्यांकन को डिफाइन करेंगे। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को लिखेंगे कि बच्चों की अभिवृत्ति, कौशल व्यवहार, अनुभव, इन सब चीज़ों को जानने के लिए क्लास टीचर क्या करता है कि साक्ष्यों का संकलन करेगा। कैसे करेगा, उसकी टेक्निक्स होती हैं जो अभी इसी यूनिट में आगे हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम सतत मूल्यांकन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो सतत का मतलब होता है लगातार। तो लगातार चलने वाला मूल्यांकन एक तरह से आप कह सकते हैं, लगातार चलते रहने वाली यह प्रक्रिया है। मतलब ऐसा इवैल्यूएशन जो कॉन्टिन्यूअस चलता रहे। इसमें क्या होता है, पूरे वर्ष औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब ये पूरे साल जब बच्चा किसी भी क्लास में है, पढ़ रहा है, तो फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल किसी भी तरीके से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट ही लें, आप इनफॉर्मल तरीके से भी बच्चों से इवैल्यूएशन का प्रोसेस अपना सकते हैं। कक्षा शिक्षण के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया, कि क्लास में जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपने इवैल्यूएट कर लिया। जैसे क्लास में कुछ भी पढ़ाते समय आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया ओरली, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। विषय और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से मूल्यांकन करना है। मतलब चाहे वो क्लासरूम में पढ़ाया या सिलेबस हो या फिर किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ वगैरह हो, हर जगह जो भी एक्टिविटीज़ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होगी, हम क्या करेंगे, नियमित रूप से बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि समय पर सुधार, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो जैसे ही बच्चा गलती करेगा उसी टाइम हम उनको सुझाव दे पाएंगे। तो ये होता है सतत मूल्यांकन। आगे चलते हैं व्यापक मूल्यांकन, जिसकी इंग्लिश है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और व्यापक का मतलब होता है समस्त। जैसे सतत का मतलब था लगातार, वैसे ही व्यापक का अर्थ होता है समस्त। तो समस्त का मतलब है बालक के समस्त गुणों और कौशलों के विकास हेतु, मतलब बच्चा ऑलराउंड डेवलप बच्चे का हो रहा है, यानी इसलिए ये वाला जो इवैल्यूएशन है वो होता है। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चा जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, मतलब जितने भी एस्पेक्ट हैं बच्चे के, उन चारों तरीके से बच्चों का विकास हो रहा है। यानी तो हम क्या करा सकते हैं, शारीरिक जानने के लिए खेलों का आयोजन करा लिया, प्रतियोगिताएं। मानसिकता जानने के लिए हम उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं
जिसमें वो अपने सुझाव दें, सामाजिक के लिए टीम वर्क वाला काम करवा लें, नैतिकता के लिए हम उनको कहानियाँ सुना सकते हैं, फिर उससे जो शिक्षा मिली वो पूछ सकते हैं। संवेगात्मक में क्या होता है, मिलजुल कर रहना सिखाएं, और अगर कोई बच्चा आक्रामक है तो उन पर ध्यान दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों का जब वो किया जाता है ना इवैल्यूएशन, तो हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो रहा है। वांछित परिवर्तनों के लिए आवश्यक जो परिवर्तन हम बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं, ना सिर्फ उसके एग्जाम रिजल्ट में बल्कि उसके व्यवहार में, तो वो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। व्यवहार व सक्रियता का मूल्यांकन इसमें किया जाता है कि क्लासरूम में बच्चा कितना एक्टिव है, और एक्टिव है भी या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीज़न पता लगाना, और फिर जो पॉसिबल स्टेप्स हों उन्हें उठाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर बेस्ड इवैल्यूएशन। मतलब अब आपको इवैल्यूएशन करना है लेकिन संकेतक आधारित, आपको कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करने होंगे जिसके बेस पर आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। और ये आपके सिलेबस में 2 टाइप के इंडिकेटर बताए हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल और एक है बिहेवियरल, यानी कि प्रयोगात्मक और व्यवहारिक, या फिर व्यवहारात्मक कह सकते हो आप। तो इन दोनों को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है। इंडिकेटर का क्या मतलब है? इंडिकेटर वर्ड आपने सुना होगा। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करे, किसी चीज़ की ओर संकेत करे। तो ऐसा इवैल्यूएशन जो किसी चीज़ की ओर संकेत करे, और किस चीज़ की ओर संकेत करना है, यहाँ पर बेसिक सी बात है, बच्चा है उसको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ संकेत करना है। तो संकेतक का मतलब है प्रगति के मानदंड, यानी प्रोग्रेस बच्चा करेगा वो किस बेस पे करेगा उसे बताना। अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है ये भी हमें इंडिकेटर्स की मदद से पता चल जाएगा। फिर बच्चों की प्रगति की दिशा का पता लगाना कि बच्चा किस दिशा में काम कर रहा है। मतलब मान लीजिए बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है या फिर बहुत ज़्यादा बिहेवियरल है, तो फिर वो जो उसकी क्वालिटी है वो उसको किस दिशा में यूज़ करना है। कहीं वो नेगेटिव वे में तो नहीं जा रहा अपनी एजुकेशन को लेकर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। और संकेतक यानी इंडिकेटर से हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा किस वे में काम कर रहा है। उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी। संकेतक का सीधा सा अर्थ ये होता है कि अगर हमने बच्चों को कोई प्रॉब्लम दी या कोई प्रश्न दिया, तो वो उसका उत्तर जो खोज रहा है उसके लिए कौन सा प्रोसेस अपना रहा है ना। जैसे हमने कुछ भी उनको प्रॉब्लम दे दिया है तो उसका उत्तर वो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे दिया किसी को चैप्टर को पढ़ाने के बाद, तो बच्चा प्रोसेस क्या अपना रहा है, क्या वो चैप्टर को रीड कर रहा है या मम्मी पापा से पूछ रहा है, आसपास पता कर रहा है, तो कौन सा प्रोसेस अपना रहा है आंसर को पता करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा गाइड में से आंसर लिख के ले आया, तो फिर ये प्रोसेस बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो ये इंडिकेटर बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही दिशा दिखाना, कि अगर हमारा प्रोसेस जो है वो गलत जा रहा है या बच्चा गलत प्रोसेस अपना रहा है तो फिर उसको सही दिशा दिखाना या फिर बताना। अब उदाहरण के लिए क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको ये इंडिकेटर बेस्ड इवैल्यूएशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने क्लास में अपने बच्चों को सिखाया कि ऐड कैसे करते हैं। छोटी क्लास का बच्चा है, आप उनको ऐड सिखा रहे हैं, जमा करना सिखा रहे हैं, और फिर सिखाने के बाद आपने बोर्ड पे लिखा 43 + 29। इसको ऐसे कर लीजिए 43 और 29। तो बच्चे ने ये जो क्वेश्चन आपने दे दिया तो इसका उत्तर बच्चों ने लिख दिया 611। कैसे लिखा? 9 और 3 11, 4 और 2 6। तो बच्चे ने आंसर तो बच्चे के हिसाब से ठीक है क्योंकि उसको पता है जमा करने के लिए जोड़ना है। तो इसे मान लीजिए इसने 611 ले आया बच्चा आपके पास, तो आपने क्या किया, रेड पेन लेके काट दिया और बोला कि ये गलत है, आपने गलत किया है। क्या ऐसा करना है आपको? नो, ये बहुत ही रॉन्ग तरीका है। बल्कि इसकी बजाय आप बच्चे को ये बताएंगे कि बच्चे ने जो स्टेप फॉलो किया आंसर निकालने के लिए वो ठीक था, वहाँ पर जो चेंजेस आने चाहिए वो आप बच्चे को बताएंगे कि बेटा यहाँ पर 9 और 2 11 तो है, लेकिन 11 का सिर्फ एक नीचे आएगा और दूसरा एक ऊपर हासिल चला जाएगा जो कि दूसरी संख्या के साथ जुड़ जाएगा। और इतना बताते ही बच्चा जो है अगली बार से सवाल सही करके लाएगा, हासिल वाले जो भी आप देंगे। तो जो प्रोसेस है, बच्चा जो प्रोसेस अपना रहा है उत्तर को प्राप्त करने के लिए, बेसिकली इंडिकेटर बेस्ड इवैल्यूएशन में वहाँ काम किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ये 2 टाइप के आपके सिलेबस में भी बताए गए हैं, ये प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक। तो दोनों ही पहलुओं द्वारा प्रगति की दिशा का निर्धारण, चाहे बच्चा प्रैक्टिकली
प्रोसेस अपनाएं या फिर बिहेवियरली अपनाएं, कोई भी अपनाएं, लेकिन उसकी दिशा जो होनी चाहिए वो प्रोग्रेस वाली, पॉजिटिव वाली होनी चाहिए। उदाहरण यहाँ पर भी दे देते हैं। उदाहरण है कि अध्यापक द्वारा बालकों को मिट्टी, कोयला का बुरादा, नमक, चीनी आदि संकलित कर इनका पानी में घुलनशील और अघुलनशील होना पता लगाना। आपने बच्चों को एक एक्टिविटी दी जिसमें आपने कहा कि मिट्टी, कोयले का बुरादा, नमक, चीनी और भी डिफरेंट चीज़ें इकट्ठी करो और फिर एक लिस्ट बनाओ या फिर टेबल बनाओ जिसमें लिखो कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में घुलनशील हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में अघुलनशील हैं। तो इस उदाहरण से या फिर इस एक्टिविटी से बच्चे क्या एक्सपेरिमेंटल प्लस बिहेवियरल दोनों ही एस्पेक्ट जो हैं इंडिकेटर बेस्ड लर्निंग या फिर इवैल्यूएशन के पूरे हो जाएंगे। कैसे? प्रयोगात्मक कैसे है कि वो चीज़ों का संकलन संभालना सीखेगा, चीज़ों को संभालेगा, संकलन भी करेगा मतलब चीज़ों को इकट्ठी करेगा, और फिर चीज़ों को संभालना सीखेगा मतलब हैंड से कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। मिट्टी है तो कैसे हम डालें कि बिखरे ना, कोयले को बिरादे को किस तरीके से हम मिलाएं, गंदगी ना फैले, ट्यूब गिर ना जाए, पानी ना फैल जाए। तो ये एक्सपेरिमेंटल हो गया। गतिविधि करना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंटल ही हुआ, और प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, एक्टिविटीज़ करना। वहीं दूसरी ओर इसमें व्यवहारात्मक पहलू कैसे काम करता है? संकलन कार्य में जिम्मेदारी, जब वो चीज़ों को इकट्ठी करेगा तो जिम्मेदारी उसके कंधों पर आएगी, तो इस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। साझा यानी शेयरिंग करना, क्योंकि किसी बच्चे पे अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो शेयर करेगा कि ले भाई तू ये मेरा ले लो और आप भी अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लो, इस तरीके से। और सहायक, सहायता करेगा। प्रयत्न यानी कि दोबारा कोशिश करेगा अगर कोई मिस्टेक होती है तो। और चीज़ों को रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके व्यवहारात्मक पहलू में सुधार करेगा। तो इन प्रोसेस जो काम करना होता है ना, इन प्रोसेस उत्तर को प्राप्त करने के, वो हमारा इंडिकेटर बेस्ड लर्निंग के अंदर आता है। अगला टॉपिक है मूल्यांकन प्रक्रिया की तकनीकें यानी टेक्निक्स और टूल्स। किन किन टेक्निक का यूज़ करके हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन पढ़ना तो है ही क्योंकि सिलेबस में दोबारा है। तो जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे चीज़ें उतनी ही पक्की होती जाएंगी, और ये काम आपके अभी ही नहीं बल्कि आगे भी आएगा। अगर आपने सीटेट नहीं किया है अभी तो आगे सीटेट में आएगा। अगर आप KVS एग्ज़ाम देंगे, DSSB का देना चाहते हैं, किसी भी आप टीचिंग के एग्ज़ाम में जाएंगे, या फिर आपका जो रियल लाइफ भी है जिसमें आप टीचिंग करेंगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपके बहुत ही काम आएंगी। तो चीज़ें रिपीट होती हैं तो घबराना नहीं, अच्छी बात है, चीज़ों का रिपीट होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो चीज़ आपके लिए पक्की होती जाती है। तो उपकरण मतलब होता है टूल, किसी भी कार्य को करने का यंत्र। तो इवैल्यूएशन के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं? टेस्ट ले लिया, फील्ड डायरी बना ली। तकनीक यानी टेक्निक हो सकता है जिसमें हम परीक्षाएं ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों का सेम ही मतलब लेके चलेंगे हम यहाँ पर, और जितना भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है वो हम करेंगे। तो पहला जो टूल टेक्निक है वो है मूल्यांकन पैमाना यानी कि रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है कि हम बंद अंत वाले सर्वेक्षण प्रश्नों का संकलन करते हैं, मतलब जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए MCQ हो गया, ऐसे क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे सर्वे किया जा सके। जिससे सर्वे मतलब मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों से हम एक ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आम और सेब में से आपको क्या पसंद है। तो फिर हमें बाद में पता चल जाएगा कि आम को ज़्यादा पसंद किया गया या सेब को ज़्यादा पसंद किया गया। तो सर्वेक्षण जिनका हो रहा है वो क्या सोचते हैं किसी चीज़। अभी मैंने आम सेब का एग्जाम्पल दिया था, बट यहाँ पर हम कुछ बड़े एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए या नहीं। इस बेस पे हम सर्वेक्षण कर लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि जिनसे हमने सर्वेक्षण किया उनकी सोच कैसी है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये होता है हमारा मूल्यांकन पैमाना। और फिर हम क्या करेंगे, पैमाना इवैल्यूएशन कर लेंगे, हमें स्केल मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर बहुविकल्प मतलब MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बंद अंत वाले सर्वेक्षण क्वेश्चन होते हैं। अगला है प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक प्रयोग। अब व्यवहारिक प्रयोग में क्या करोगे आप, वास्तविक चीज़ों द्वारा मूल्यांकन। बच्चों को रियल लाइफ से रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ दे सकते हैं या क्वेश्चन दे सकते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में चेक करना कि बच्चे ने किताब में तो पढ़ लिया कि सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या रियल लाइफ में वो ऐसा कर रहा है।
तो जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ें अपनी क्लास के अंदर तो वहाँ पर काम ज़रूर करें। इसमें खुले अंत वाले प्रश्नों को पूछ सकते हैं आप, संकलन कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उससे पता चलेगा कि बच्चा अपनी रियल लाइफ में बिहेव में कैसे काम करता है या देखता है चीज़ों को। फिर है पोर्टफोलियो, पहले भी पढ़ा है आपने। ये सत्रीय कार्य और शैक्षिक साक्ष्यों का संकलन होता है कि 1 साल या फिर 6 महीने का सेमेस्टर है जो भी है, उसके अंतर्गत बच्चे ने कौन कौन से एजुकेशनल कार्य जो है वो किए हैं। इसमें इसकी उपलब्धि, गुण, अधिगम, प्रगति, प्रोसेस, मतलब सारी जानकारी होती है, सारे ग्रेड्स मिले हुए होते हैं उसमें पोर्टफोलियो में। और विद्यार्थी की संपूर्ण शैक्षिक जानकारी होती है। मतलब आप एक बच्चे का अगर पोर्टफोलियो पढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि आप बच्चे को मतलब आधे से ज़्यादा जान जाते हैं। बाकी तो आप जब पर्सनली मिलेंगे, फेस करेंगे तब जानेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे को आप जानना चाहते हैं जो नया स्टूडेंट आया है, तो आप उसका पोर्टफोलियो पढ़ लीजिए एक बार, और फिर मूल्यांकन में भी ये सहायक होता है। उसके बाद आता है अवलोकन सूची यानी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि देखकर समझना। बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे और फिर समझेंगे कि कहाँ कमियाँ आ रही हैं। तो व्यवहार और स्थिति को अवलोकन कर आंकड़े एकत्रित करना, कि जब क्लासरूम में लड़ाई हो रही थी तो वो बच्चा, एक पर्टिकुलर बच्चा क्या फेस कर रहा था या कैसे रिस्पॉन्स कर रहा था, हमने ऑब्जर्व किया और फिर उसको लिया, आंकड़ों को एकत्रित कर लिया। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही टाइप के आप गुणों को एकत्रित कर सकते हैं। फिर आता है साक्षात्कार अनुसूची यानी इंटरव्यू शेड्यूल। ये तो डायरेक्ट मेथड है, सीधे सीधे आप बच्चों का क्या कर लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए। आपने कुछ पढ़ाया और अब आप चाहते हैं कि इवैल्यूएट करना, तो बच्चे से इंटरव्यू ले लीजिए। जैसे विद्यार्थी के गुण, कौशल, क्षमता जानने के लिए ये उपयोगी होता है। इसमें आप मौखिक साक्षात्कार ले सकते हैं और व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। जब सामने बैठे बच्चा और आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो तुरंत ही आप समझ जाएंगे कि बच्चे ने किसी भी चीज़ को कैसे सीखा। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह के प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। फिर आता है एटीट्यूड स्केल यानी दृष्टिकोण पैमाना। तो दृष्टिकोण का मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रति बच्चा क्या सोचता है, क्या देखता है, कैसे देखता है। आपने एटीट्यूड पढ़ा होगा पहले भी। तो दृष्टिकोण मतलब एक तरह से आप कह लीजिए किसी चीज़ को समझने का रुझान, या किसी चीज़ के प्रति हमारी सोच या महसूस करना आप कह सकते हैं। तो विभिन्न मुद्दों के प्रति उनके रुझान को समझना, कि अगर कोई मुद्दा चल रहा है देश में या क्लासरूम में तो बच्चा उसके प्रति क्या सोचता है। विभिन्न स्थितियों में नए आयाम से देखना, कि अगर कैसी भी नई नई स्थितियाँ आ रही है, परिस्थितियाँ आ रही हैं, तो बच्चा उसमें नई नई चीज़ों को देखें। ऐसे प्रश्नों का संकलन जो व्यक्ति की भावना जो किसी वस्तु या घटना के प्रति हो को समझना। तो आप ऐसे प्रश्नों को आप पूछेंगे या फिर ऐड ऑन करेंगे इस वाले मेथड में, जिससे आपको पता चल सके कि बच्चा कैसी भावना रखता है किसी भी व्यक्ति के प्रति या फिर किसी समाज के प्रति। जैसे आप किसी व्यक्ति, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या किसी के भी प्रति आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और फिर बच्चे ने आंसर लिखा, तो आप समझ पाएंगे कि वो बच्चा महात्मा गांधी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है या नकारात्मक। उस आंसर से आप पता कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्फ इवैल्यूएशन यानी स्व मूल्यांकन। मूल्यांकन तो पता ही है कि क्या होता है, खुद मतलब इवैल्यूएट करना, कितना सीखा ये जानना, कहाँ कमियां रही ये जानना। तो स्व मूल्यांकन यानी सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है, खुद का मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन करना और स्वयं सीखने हेतु प्रेरित करना। खुद को ही सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। स्व परीक्षा लेना, जैसे बच्चे होते हैं ना, याद करते हैं और फिर पीछे लिख के देखते हैं कि याद हुआ या नहीं, या फिर ऐसे आंखों को बंद करके सुनाते हैं अपने आप को। तो ये तरह से स्व मूल्यांकन होता है। छोटी क्लास में तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिर परीक्षा विश्लेषण करना, कि जो भी टेस्ट हुआ, मान लीजिए कोई अपर क्लास का बच्चा है, 6 to 8 का बच्चा है, उसने कोई टेस्ट दिया, काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो फिर वो एनालाइज करेगा कि कहाँ कमी रह गई। फिर टीचर से बात करे, पेरेंट्स से बात करे और फिर खुद को ही मोटिवेट करे नेक्स्ट टाइम बेटर करने के लिए। तो हम कहते हैं कि ये स्व मूल्यांकन है। स्व मूल्यांकन का एक चक्र होता है, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है सेल्फ इवैल्यूएशन का, तो आप भी ये वाला साइकिल जरूर बना के आएँ। तो इसमें होता है सबसे पहले आत्म जागरूकता, खुद को जागरूक करना कि हमें खुद को मतलब इवैल्यूएट करना है। ये नहीं कि निष्क्रिय पड़े हैं, जो हो रहा है होने दो, एग्ज़ाम हो गए होने दो, पास हो गए ठीक है, फेल हो गए ठीक है, ऐसा नहीं। जागरूक रहना कि
अगर टेस्ट दिया है तो हम जागरूक रहते हैं, हाँ भाई रिजल्ट कब आएगा, कैसा पेपर दिया मैंने, या फिर वाइवा हुआ तो कैसा हुआ। फिर आत्मविश्लेषण, अब मान लीजिए टेस्ट मिल भी गया तो फिर खुद को एनालाइज करना कि कहाँ कमियाँ रहीं, क्यों 1 नंबर भी कटा, क्यों 5 नंबर कटे, क्यों फेल हुआ, ये चीज़ें। उसके बाद आत्म प्रकटीकरण, खुद के सामने खुद को प्रेजेंट करना, प्रकट करना कि हाँ भाई ये तेरी कमी है, यहाँ पर काम कर। उसके बाद आत्म विकास, खुद का डेवलपमेंट करना, और फिर वही वहाँ पर जागरूक होकर काम करना। तो ये होता है स्व मूल्यांकन। नेक्स्ट है समूह मूल्यांकन, पीयर इवैल्यूएशन कहते हैं इसको। पीयर का सीधा सा अर्थ है जो भी है आपका फ्रेंड ग्रुप होता है वो। तो समूह में किए गए कार्य को साझा करना, मतलब टीम में मिलकर काम किया और फिर एक दूसरे को शेयर करना। इससे क्या होता है, फीडबैक लेना एक दूसरे से। जैसे 4-5 बच्चों का ग्रुप है, उन्होंने कुछ काम किया, एक्टिविटी की या फिर फाइल बनाई, वो आपस में इवैल्यूएट करते हैं और एक दूसरे को फीडबैक देते हैं कि आपने निष्कर्ष नहीं लिखा, आप इंट्रोडक्शन लिखिए, आपने पिक्चर नहीं लगाया, ऐसे और अच्छा होगा, ऐसे करने से और बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से टीम वर्क होता है यहाँ पे। फिर कार्य प्रगति और सुधार में सहायक, बिल्कुल इससे प्रोग्रेस भी होती है और काम में सुधार भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 4-5 बच्चों का दिमाग एक साथ काम करता है। जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि हाँ भाई हम भी इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है क्लासरूम में। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक, सामुदायिक मूल्यांकन, कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन। तो ये क्या है, इसमें समुदाय जो होता है वो केंद्रित होता है, समुदायों पर केंद्रित। जो कम्युनिटी है हमारे आसपास, चाहे वो विद्यालय हो गई या समाज हो गया हमारे आसपास का, ठीक है, जितने भी लोग हो गए, तो समुदाय में रहकर बेहतर कार्य करने की कोशिश। जो भी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, आसपास जो आपके लोग हैं, उनके बीच रहकर उनमें जो कमियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश, ये होता है समुदाय का इवैल्यूएशन। इसमें समुदाय सदस्यों की क्षमताओं की जानकारी, कि उस कम्युनिटी में जो लोग हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको समझना और फिर उस पर काम करना। पूरे समाज का विकास इसका मेन मोटिव होता है। और सामुदायिक उद्देश्यों की सफलता और असफलता को जानना, कि समुदाय में हमने जो एम्बिशंस रखे थे क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो समुदाय के एम्बिशंस जो भी एम है उसके बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से समुदाय के बीच में जो इवैल्यूएशन है वो होता है। तो पहले था सेल्फ इवैल्यूएशन यानी खुद का करना, फिर पीयर ऑब्जर्वेशन यानी ग्रुप है छोटा सा, फिर कम्युनिटी यानी कि बड़ा लेवल आ जाता है। तो ये छोटे से बड़े लेवल की तरफ जो इवैल्यूएशन था वो था। तो ये यूनिट 3 आपकी वर्क एजुकेशन की यहाँ पर ख़त्म होती है।